नमस्ते बच्चों, मैं शिजी प्रेमन, स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जलाली। आशा है कि पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको दंतुरित मुस्कान कविता अच्छे से समझ में आई होगी। आज मैं बाबा नागार्जुन की फसल कविता के साथ आपके सामने हूँ। तो आज हम देखेंगे फसल कविता। काव्य भाग की ओर जाने से पूर्व मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इस गीत को जरूर सुनिए। हमारी पुरानी फिल्मों का एक गीत है ये, बहुत ही सुंदर गीत, जिसे सुनते ही हमें हमारे गांव की खेती, गांव के किसान, वहाँ की नदियाँ याद आएंगी। बहुत ही सुंदर गीत है ये। तो क्यों ना हम इसका आस्वादन करें, क्यों ना हम अपने नदियों, अपने गांव की खेती, वहाँ के किसान, गांव की सुंदरता को निहार कर वापस आएं। तो चलिए हम ये गीत सुनते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे काव्य भाग की ओर। देश की धरती ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। काव्य भाग की व्याख्या से पहले मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहती हूँ कि आपसे बोर्ड की परीक्षा में काव्य भाग से 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य खंड से 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने सीबीएसई क्वेश्चन पेपर है। ये 2019-20 का प्रश्न पत्र का अंश है। तो मैंने बोला 2 तरह के प्रश्न, उसमें से पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो काव्यांश पर आधारित प्रश्न है। आपको काव्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक रहेगा और शब्द सीमा 30 से 40 है। तो प्रश्न पत्र का 8वां प्रश्न आपके लिए होगा काव्यांश पर आधारित प्रश्न, जिसके कुल अंक होंगे 6, यानी 3 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 2।
प्रश्न पत्र का 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ आपको विकल्प भी है, यानी 5 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 4 के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 2 और कुल अंक है 8। अब हम बढ़ रहे हैं काव्य भाग की ओर। एक के नहीं, 2 की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, 2 की नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, 2 की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। ये जो पंक्तियां हैं, सुनते ही मुझे मालूम है आपके मन में वो गीत जरूर आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपसे वो वीडियो पहले देखने को कहा। क्योंकि भारत की खेती, भारतीय गांव की खेती, भारतीय गांव के किसान, इनको समझना है तो हमें उनके बीच जाना होगा। तो फिलहाल तो हमारे पास गांव तक जाने का समय नहीं, तो मुझे लगा कि सबसे उत्तम है कि मैं ये गाना ही आप लोगों को दिखा दूं। जैसा कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषियां होती है। तो चलिए पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। कोटि माने करोड़, गरिमा गौरव, गुण स्वभाव, धर्म प्रभाव। एक के नहीं, 2 के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। पानी का जादू बोल रहे हैं यहाँ पर कवि। तो कवि नागार्जुन फसलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हमें ये बताना चाहते हैं कि खेतों में जो फसलें लहलहाती नजर आती हैं, इसमें 1 या 2 नदियों का पानी नहीं, इसमें अनेक नदियों के पानी का जादू है। यानी जो फसलें तैयार होकर हमारे सामने पककर तैयार होकर खड़ी हैं, वो नदियों के पानी का जादू है। तो पानी का जादू वो अमृत तत्व होता है जो फसलों के फलने फूलने के लिए जरूरी होता है। हम जानते हैं कि कई नदियों के पानी से सिंचकर ही ये फसलें तैयार होती है। सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए कई नदियों के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। 1 के नहीं, 2 के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो कभी आपने सोचा है, जब हम बैठ के खाना खा रहे हैं या कुछ और चीज हम जब खा रहे हैं, तो कभी क्या हमारे मन में ये सब बातें आई हैं कि जो मैं खा रही हूँ या जो मैं खा रहा हूँ उसमें कितने नदियों का पानी होगा, उसमें कितने लोगों की मेहनत होगी? क्या कभी हमने सोचा है? शायद नहीं सोचा होगा। तो इन फसलों को तैयार करने में 1 या 2 नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श है। तो स्पर्श क्या है? ये लोगों के हाथों का स्पर्श अर्थात लाखों करोड़ों किसानों मजदूरों के श्रम का गौरव इन फसलों में है। उनके श्रम का परिणाम है ये फसल। जिन फसलों को हम खाते हैं, उन्हें उगाने और हम तक पहुंचाने में कई लोगों का योगदान होता है। वही चीज यहाँ कवि हमें बता रहे हैं। 1 की नहीं, 2 की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। ये फसलें किसी एक खेत में नहीं, बल्कि अनेकों खेतों में उगती है और हर जगह की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों में दिखाई देता है।
हर जगह की मिट्टी का गुण और स्वभाव, अर्थात हर मिट्टी में जो खनिज तत्व होते हैं उनके गुण अलग अलग होते हैं। ये सब चीजें आप पढ़ते हैं। इस कारण से हर फसल का स्वाद भी अलग होता है। और हम जानते हैं कि हर फसल जो है किसी एक खेत में नहीं उगाई जाती है, उसके लिए अलग अलग मिट्टी चाहिए। आपने अपने सोशल में पढ़ा है, तो अलग अलग मिट्टियों की जरूरत है हमें। इस कारण से हर फसल का स्वाद भी अलग होता है। कवि यहां कहना चाहते हैं कि ये फसल किसी एक व्यक्ति या एक स्थान या एक नदी का योगदान नहीं, बल्कि पूरे देशवासियों की मेहनत का परिणाम है। करोड़ों किसानों ने इन्हें उगाने में मेहनत की है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वो, नदियों के पानी का जादू है वो, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कितनी सुंदरता के साथ कवि ने यहाँ पर ये बातें हमें बताई है। एक शब्द में बोलें तो फोटोसिंथेसिस, अरे ये तो वही है। कभी आपने सोचा है कि उस फोटोसिंथेसिस को जो अपने साइंस में पढ़ा है उसको इतनी सुंदर ढंग से हम लोग पढ़ सकते हैं या हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मिट्टी भी आप देख सकते हैं, भूरी काली संदली मिट्टी। ये चित्र मुझे मिला गूगल से, तो मैंने सोचा चलो अपने बच्चों को दिखा दें इसे, ताकि बच्चे भी समझे कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी कैसी होती है। किसी चीज़ को देखने से हम पर उसका असर जो है ज़्यादा रहता है। तो हमने जब बाबा नागार्जुन के बारे में पढ़ा था दंतुरित मुस्कान में, बाबा नागार्जुन के बारे में बताते हुए तब मैंने ये बात कही थी कि कविता में बाबा जी नागार्जुन ने प्रश्नोत्तरी शैली अपनाई है, प्रश्न शैली अपनाई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कवि प्रश्न कर रहे हैं, आखिर ये फसल क्या है? फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वो, नदियों के पानी का जादू है वो। तो कवि यहां कह रहे हैं कि फसलें और कुछ नहीं है, बल्कि पानी के अमृत तत्वों से सिंच कर तैयार हुई है। पानी का जादू, पहले भी मैं बता चुकी हूं, पानी का जादू माने पानी का जो अमृत तत्व होता है, पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है वो। तो अमृत तत्वों से सिंच कर तैयार हुई है। इनमें नदियों के पानी का जादुई प्रभाव है, जिन्हें पाकर ये फल फूल रही हैं। पानी के द्वारा उनका तेजी से विकास होता है, इसलिए कवि ने पानी के प्रभाव को जादू कहा है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो कवि कह रहे हैं कि ये किसानों के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर लहलहाती हैं। तो एक तरफ ये पानी का जादू है, दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि हाथों के स्पर्श की महिमा है। किसानों के हाथों के स्पर्श और श्रम पाकर ये लहलहाती हैं। इन फसलों में किसानों की मेहनत छिपी हुई है। तो हमने जब बाबा नागार्जुन के बारे में पढ़ा था दंतुरित मुस्कान में, बाबा नागार्जुन के बारे में बताते हुए तब मैंने ये बात कही थी कि कविता में बाबा जी नागार्जुन ने प्रश्नोत्तरी शैली अपनाई है, प्रश्न शैली अपनाई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कवि प्रश्न कर रहे हैं, आखिर ये फसल क्या है? फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वो, नदियों के पानी का जादू है वो। तो कवि यहां कह रहे हैं कि
फसलें और कुछ नहीं है बल्कि पानी के अमृत तत्वों से सिंच कर तैयार हुई है। पानी का जादू, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, पानी का जादू माने पानी का जो अमृत तत्व होता है, पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है वो। अमृत तत्वों से सिंच कर तैयार हुई है। इनमें नदियों के पानी का जादुई प्रभाव है, जिन्हें पाकर ये फल फूल रही हैं। पानी के द्वारा उनका तेजी से विकास होता है, इसलिए कवि ने पानी के प्रभाव को जादू कहा है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, तो कवि कह रहे हैं कि ये किसानों के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर लहलहाती हैं। तो एक तरफ ये पानी का जादू है, दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि हाथों के स्पर्श की महिमा है। किसानों के हाथों के स्पर्श और श्रम पाकर ये लहलहाती हैं। इन फसलों में किसानों की मेहनत छिपी हुई है। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी से उपजी हैं, तो कुछ जगह पर काली मिट्टी से और कहीं संदली मिट्टी से उपजी है। इसलिए इनमें अपनी अपनी मिट्टी का गुण, स्वभाव और स्वाद छिपा हुआ होता है। हर मिट्टी का अपना अलग अलग गुण धर्म है। मैंने पहले भी कहा, मिट्टी में जो खनिज तत्व है वो बहुत जरूरी है फसलों के लिए। उन्हीं के अनुसार हर मिट्टी का गुण, स्वभाव, स्वाद, प्रभाव, हर चीज जो है अलग अलग होता है। तो मिट्टी के गुण धर्म का तात्पर्य मिट्टी में मिले हुए प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ तथा पोषक तत्व से है, जिनके मेल से मिट्टी का स्वरूप अन्य मिट्टी से विशेष हो जाता है। हर किसान पहले ये देखता है कि भूमि उपजाऊ है या नहीं, वो उस फसल के लायक है या नहीं। आखिर वो क्या देखता है? वो मिट्टी का गुणधर्म देखता है। यही चीज यहाँ कवि ने हमें समझाई है। और हाँ, हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि आजकल जो है प्लास्टिक, फैक्ट्रियों का कचरा आदि के कारण मिट्टी दिन ब दिन प्रदूषित होती जा रही है और मिट्टी अपना जो मूल स्वभाव है, गुण है, वो छोड़ रही है। यानी कि उनका वो मूल स्वभाव और गुण जो है उसका वो विकृत हो रहा है और इसका असर फसलों पर भी बहुत बुरी तरह से पड़ रहा है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सूरज की किरण तो बहुत जरूरी है। तो कवि कह रहे हैं ये फसल सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। सूरज की किरणें ही अपना रूप बदलकर इन फसलों के रूप में आती है। टूटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन का। हवा का भी बहुत योगदान है। तो कवि कह रहे हैं हवा की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई है, अर्थात इन्हें बड़ा करने में वायु का, हवा का भी भरपूर योगदान है। तो यहाँ हमें यही समझाया गया है कि फसलों के फलने फूलने में हवा और धूप की बहुत बड़ी भूमिका होती है। धूप अपनी किरणों से फसलों को हरियाली प्रदान करती है। हवा सिमट कर उनकी शिराओं में प्रवेश कर उनको बड़ा करती चलती है। ये सब आप साइंस में सीख रहे हैं, ये सब चीजें। उसको कितनी सुंदरता के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पौधों और फसलों के लिए हवा का क्या योगदान होता है, सूरज की किरणों का यानी धूप का क्या योगदान होता है, ये सब चीजें आप सीख रहे हैं। इन्हीं बातों को काव्य रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है और वो भी बड़ी सुंदरता के साथ। यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि फसलों को उगाने में प्रकृति के सभी तत्व, जल, मिट्टी, धूप तथा वायु का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ मानव का श्रम भी सम्मिलित है। यहाँ फसलों के उत्पादन में काम आने वाले प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ कवि ने किसानों के श्रम का भी सम्मान किया है, जो चीज आप साइंस में नहीं पढ़ते। वहां सिर्फ हम ये पढ़ते हैं कि किन किन तत्वों का
योगदान है। मानव श्रम, जिसको देखने के लिए साहित्य की जरूरत है, तो मानव श्रम का जो योगदान है उसका सम्मान यहाँ कवि ने किया है। जो फसलें हम खाते हैं उनके लिए किसी एक व्यक्ति, एक नदी और एक खेत को श्रेय नहीं दिया जा सकता। अनेक नदियों के जल, अनेक मिट्टियों के गुण, करोड़ों किसानों के श्रम और खुली हवा एवं धूप से ही फसलें तैयार होती हैं। फसल उपजाने के आवश्यक तत्व पानी, मिट्टी, सूरज की धूप, हवा, साथ में यहाँ पे हमारे कवि ने मानव श्रम को भी उन तत्वों में जोड़ा है जो बहुत ही जरूरी है। तो अब परीक्षा की जब तैयारी कर रहे हैं तो मैंने जैसे बताया आपको काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने यहाँ एक नमूना यहाँ पे प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें मैंने एक जो अंश लिया है काव्यांश, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वो, नदियों के पानी का जादू है वो, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संगली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो पहला प्रश्न है, पानी का जादू से कवि का क्या तात्पर्य है? पानी का जादू से तात्पर्य है पानी में मिले जीवनदायी अमृत तत्व जिन्हें पाकर फसलें फल फूल कर बड़ी हुई हैं। मिट्टी के गुण धर्म का आशय है मिट्टी में मिले हुए प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व जिनके मेल से किसी मिट्टी का रंग और स्वरूप निश्चित होता है। ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाती है। ये उत्तर है दूसरे प्रश्न का। और तीसरा प्रश्न है, फसल उपजाने के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? फसल उपजाने के आवश्यक तत्व हैं पानी, मिट्टी, सूरज की धूप, हवा, मानव श्रम। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन पेपर में, प्रश्न पत्र में हमने देखा 30 से 40 शब्द लिखा हुआ है 2 अंक के लिए। तो आप उसके हिसाब से जोड़ सकते हैं, थोड़ा और विस्तार से आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ आपको मुख्य बिंदु दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कविता के आधार पर बोधात्मक प्रश्न। मैंने बताया आपको 8 अंक के लिए आएंगे। कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी हैं। इनमें ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा, भिन्न प्रकार के मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों और वायु का सिमटा हुआ रूप समाया हुआ है। दूसरा प्रश्न, फसल को किसानों के हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा क्यों कहा है? कवि कहना चाहता है कि फसलें मात्र प्राकृतिक तत्व से नहीं उपजती। प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ किसानों की कड़ी मेहनत और निष्ठा से ही ये इतनी फलती फूलती हैं। तीसरा प्रश्न, फसल कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। फसल कविता का प्रतिपाद्य है फसलों के उत्पादन में काम आने वाली प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ किसानों के श्रम का सम्मान करना। कवि कहना चाहता है कि जो फसल हम खाते हैं उनके लिए किसी एक व्यक्ति, एक नदी या एक खेत को श्रेय नहीं दिया जा सकता। अनेक नदियों के जल, सब मिट्टियों के गुण, करोड़ों किसानों की श्रम, खुली हवा और धूप से ही फसलें तैयार होती हैं। चौथा प्रश्न, फसलों के फलने फूलने में हवा और धूप का योगदान किस प्रकार है? फसलों के फलने फूलने में हवा और धूप बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अपने किरणों से फसलों को हरियाली प्रदान करती है। हवा न जाने कैसे सिमट कर
फूल पत्तियों की शिराओं में प्रवेश कर जाती है और फसलों को बड़ा करती चली जाती है। देख सकते हैं कि CBSE प्रश्न पत्र 2019-20 के में 9वां जो प्रश्न है उसका ख, फसल कविता में हाथों के स्पर्श की गरिमा किसे कहा गया है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जरूरी नहीं है कि प्रश्न अभ्यास के ही प्रश्न आए या रचना अभिव्यक्ति में जो प्रश्न दिए वही पूछा जाए। प्रश्न काव्य से संबंधित किसी भी भाग से पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उत्तर संकेत यहाँ दिया है। किसानों द्वारा किए गए परिश्रम को हाथों की गरिमा बताया गया है। किसानों के योगदान अथक परिश्रम की सराहना की गई है। इनके परिश्रम के कारण ही फसल अस्तित्व में आती है। अस्तित्व माने पहचान। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको 30 से 40 शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको आंसर्स या उत्तर दिए जा रहे हैं वो सिर्फ मुख्य बिंदु है, उसको विस्तार से लिखना आपकी जिम्मेदारी है। ये सफलता आपकी तैयारी पर निर्भर है। आशा है कि बच्चों आपको ये जो कविता है अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें डाला गया वीडियो, इसके चित्र, हर चीज़ मैंने YouTube से, गूगल से और प्रश्न पत्र CBSE वेबसाइट से लिया है। तो और इसके पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं समझाना चाहती हूँ वो अच्छे से समझ में आए और परीक्षा के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो मैं एक बार पुनः कह रही हूँ कि आपकी तैयारी पर निर्भर है आपकी सफलता। धन्यवाद।